नमस्कार, जय मां भवानी, सनातन धर्म युगे युगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त नील जोशी फ्रॉम पालनपुर, गुजरात। मैं आज आपको बताने वाला हूं 562 रियासत के बारे में। हाँ, वही रियासतें जिनको भारत की एकता के लिए दान में दिया गया था और आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी उसे भूल रही है। उस समर्पण को, उस त्याग को, उस साहस को, उस शौर्य को और उस वीरता को भूलती जा रही है। और इसीलिए हम आज ये एपिसोड बना रहे और आप तक ला रहे। तो आप सब अपना समर्थन, साथ और सहकार दे, यही आपसे आशा है। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है दांता स्टेट के महाराणा साहिब यानी कि रिद्धिराज सिंह परमार साहिब, जिनसे हम बात करेंगे और ये पहला एपिसोड आप तक लाएंगे। तो हमारे साथ बने रहे और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के साथ भी बने रहे। आपका धन्यवाद। क्षत्रिय धर्म युगे युगे। जब जब धरती पर बढ़ा है पाप, तब तक क्षत्रिय ने उठाई है तलवार। जब जब धरती पर बढ़ा पाप, क्षत्रियों ने उठाई तलवार। जब रावण का बढ़ गया अहंकार, तो प्रभु श्री राम ने लिया क्षत्रिय कुल में अवतार। सनातन धर्म युगे युगे। आज मेरे साथ बहुत ही जाने माने श्रीमान महाराज साहिब यानी कि दांता स्टेट, जिसके बारे में आज पूरी युवा पीढ़ी जानती है। आज 562 रजवाड़ा का प्रथम एपिसोड, जिसका उद्देश्य एकमात्र है कि आने वाली नई पीढ़ी को इसके बारे में पूर्ण माहिती हो कि हमारे राजा रजवाड़ाओं ने इस देश को एकत्रित करने के लिए कितने बलिदान दिए हैं, क्या शौर्य और उनकी वीरता रही है। इसके लिए मैं आगे महाराज साहब जी से बात करूंगा। महाराज साहब, मुझे सबसे पहले आप दांता स्टेट के बारे में कुछ ऐसी माहिती दीजिए कि जिससे आने वाली पीढ़ी को यह पता चले कि यह स्टेट, यह राज्य प्रजा के प्रति कितने वफादार थे। सबसे पहले तो जय अम्बे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो दांता स्टेट या जो भी बना, जहाँ पे 3 जगह हमारी राजधानी रह चुकी है, चंद्रावती, तरसंग और फिर दांता का हुआ था। सबसे बड़ी जो पब्लिक को जो मिला है वो तो अंबाजी है। दांता को आप जानते ही बिकॉज ऑफ अंबाजी हैं। अंबाजी अगर स्थान नहीं होता तो दांता का शायद अस्तित्व नहीं होता। तो जो अंबाजी माँ की असीम कृपा है हमारे ऊपर, वो चली आ रही है पीढ़ियों के साथ। जब यहाँ पे बहुत साल पहले, मैं 1100 सदी की बात कर रहा हूँ, 1100 सदी में हम यहाँ पे आए थे। और जब उस टाइम पे मोहम्मद गौरी, गजनी और इनका आतंक था, उस टाइम पे नायका देवी के साथ जुड़ के हमने लड़ाई करी और हराया है उनको, और हारे भी हैं। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय सब बोलते हैं कि जीतते हैं, वीरता में हार जीत तो होती रहती है। तो उस हिसाब से जहाँ आज के दौरे में ज़माने में हिंदुत्व यहाँ है, और बाकी बहुत सारे मुस्लिम परिवार भी हैं। जैसे जैसे यहाँ पे मिलजुल के रहने लगे तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपको एक बहुत अच्छी आपको बात बताता हूँ। जब जहांगीर ने अकबर से विद्रोह किया था और वहाँ से वो भाग गया था, लड़ाई में हार के भाग गया था, तो यहाँ दांता में आके छुपा था और काफ़ी टाइम रहा, 3-4 महीने रहा। फिर यहाँ से वो भाग के वापस कच्छ गया और कच्छ के महारावल साहब ने उनने वापस अकबर को सौंप दिया। जब जहांगीर अपने जब राजगद्दी पाया तो उसने दांता को एक पदवी दी है जिसका नाम है शरणागत साधार। तो हमारा जो लोगो है उस पर लिखा हुआ है शरणागत साधार, मतलब शरण देने वाले। शरण देने वाले। महाराज साहब, दांता स्टेट जो कि केवल गुजरात में नहीं लेकिन पूरे भारत में प्रचलित है, और उसका मुख्य कारण जैसे आपने बताया कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर माँ शक्ति का जो मंदिर है उसके वजह से, लेकिन उसके साथ एक पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है और इस इतिहास में कई सारे कथाएं प्रचलित है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जो सत्य है उसे जानना चाहूंगा। जब यहाँ पे मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था 11वीं सेंचुरी में, उसके बाद उसके जो भी सेनापति थे उनने सब कुछ विध्वंस कर दिया था। यहाँ पे मतलब जो मंदिर थे, पुराने मंदिर थे, पौराणिक मंदिर, सब कुछ तोड़ दिया था। उसके बाद जो हमारे जो पूर्वज थे जसराज परमार जी, वो 1101 पे यहाँ पे आए। हमारे माता जी की जो मूर्ति है वो चलित मूर्ति है, भी आप उसके शायद दर्शन करेंगे ही, वो दरबार में है। वो 2000 साल से ज़्यादा पुरानी मूर्ति है, उसको साथ में लेके आए थे। और जो यहाँ पे मंदिर का जो नाश हुआ था, विध्वंस हुआ था, उनने उस मंदिर का वापस निर्माण करा। और उस जमाने में वापस मतलब तोड़ा हुआ मंदिर को वापस एक करा। आपको शायद ये पता ही हुआ कि अंबाजी मंदिर में मूर्ति नहीं है, अंबाजी मंदिर यंत्र पूजन। तो वो यंत्र तो था ही वहाँ माता जी का, जहाँ दिल गिरा हुआ है। और उसका काम चालू हुआ था 1101 में, और 1136 में वो मंदिर की पूरा काम पूरा हुआ था। तो ये 1000 से ज़्यादा साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे हम उसकी पूजा करते आए हैं इतने टाइम से। महाराज साहब, ऐसा सुना है कि आपका नाता विक्रमादित्य
महाराज से जुड़ा हुआ है उसके बारे में। हम अग्निकुल से हैं, वशिष्ठ गोत्र से हैं और परमार अग्निकुल से ही होते हैं। हमारी उत्पत्ति तो माउंट आबू से हुई है, गौमुख से। 5 जो क्षत्रिय हुए थे, सबसे पहले परमार हुए थे, पतिहार हुए थे, ऐसे है सब। और विक्रमादित्य हमारे महान राजा थे जो हिंदुस्तान के सम्राट थे। उसके बाद से जो भी जितने भी परमार स्टेट हैं अपने आप, काफ़ी सारे, मूली है, संतरामपुर है गुजरात में, तांता है, फिर बाकी जगह भी है काफ़ी सारे जो अभी भी अग्निकुल के है स्टेट। तो वो सब हम विक्रमादित्य के ही वंशज हैं। तो उसमें कैसे होता था कि विक्रमादित्य के शायद 7 बेटे थे, 10 बेटे थे, वो अलग गए, उनने अपनी राजधानी अलग बनाई। जैसे राजा भोज है, ओरिजिनली उज्जैन से निकले हैं, उज्जैन से फिर हम गए भोपाल राजधानी बनाई। राजा भोज जो वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए, उनके नाम पे आज शायद भोपाल एयरपोर्ट भी उनके नाम पे और भोजताल भी उनके नाम पे है, तो वो है। उसके बाद सिंध पाकिस्तान में थे, नगरठट्टा जो स्टेट था, नगरठट्टा से जब चंद्रावती का विध्वंस हुआ, चंद्रावती को वापस बनाने के लिए जसराज परमार इस आए 1100 सदी में। उसके पहले यहाँ पे सोलंकियों का राज था। आपने शायद सुना ही होगा कि जो पहली गुजरात की सबसे बड़ी जो लेडी क्वीन बोलते हैं, या जो लड़ाई करी, नायिका देवी ने करी थी। नायिका देवी के जो सेनापति थे वो भी परमार कुल के ही थे। जसराज परमार के कजन ब्रदर के जो थे उनकी वजह से हम यहाँ पे आए। जी महाराज साहब, मैं अभी ये जानना चाहूँगा कि उस समय जो भी महाराज साहिब थे जिनका यहाँ पे शासन था, उनका प्रजा के प्रति कैसा अनुरोध था, मतलब वो उनका क्या व्यवहार था? एक सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। मैं भवानी सिंह जी की बात करते हैं जो रिसेंट है। उस टाइम पे अब जैसे लोग बाग बोलते हैं अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का राज था जरूर, बट अंग्रेज आज से जैसे मुस्लिमों का राज था, दिल्ली सल्तनत का राज था। दिल्ली सल्तनत अपने काम में यहाँ पे दांता स्टेट के काम में इंटरफेरेंस नहीं करती थी, ना अंग्रेज करते थे। अगर कुछ खराब करें तो आते थे, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाए थे, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो सब उनने किया था। ऐसे कैसे जो मराठा सरदार थे बड़ौदा गायकवाड़ के, जो पेशवास, वो भी अपने ऊपर राज करते थे। इस पर यह होता था कि आपको हम परेशान नहीं करेंगे, आप 1/4 मतलब 1/4, इसको चौथ बोलते हैं अपन, वो चौथ आपकी इनकम हिस्सा 1/4 आपका नफे से हिस्सा। हाँ, जब अगर आपके यहाँ पे अगर कुछ जैसे बारिश नहीं हुई कि काल पड़ा, कैसा पड़ा, तो मदद भी करते थे। जो मुस्लिम सल्तनत थी वो भी मदद करती थी, उससे पहले जो सल्तनत थी वो भी मदद करती थी, और मराठों ने मदद करी है, मराठा जो सरदार थे पेशवा से उन्हें मदद करी है, और ब्रिटिशर्स ने भी अमुक जगह करी है, खाली छीन के नहीं ले गए। तो जो छोटे छोटे रजवाड़े थे वो सुखी थे। अब मैं उसको आपको भवानी सिंह जी की बोलता हूँ कि पब्लिक के साथ कैसा संबंध था। तो भवानी सिंह जी खुद कभी चाय नहीं पीते थे, पर रोज सुबह 30 लीटर की चाय बनती थी। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी आता है, तकलीफ लेके आता है, आदमी आता है, तो वो यहाँ पे बैठ के एक कप चाय पीता, उसकी तकलीफ बोलता और फिर आगे जाता। सही है। तो उस हिसाब से अपने आदमियों के साथ जो लोकल है उनके साथ जुड़ाव रहता था। और उसी तरह से जैसे शायद दांता बहुत छोटी स्टेट है, बट हमारे जसवंत सिंह विद्यालय है जिसने आप आज 105 साल हो गए उनको बने। 100 साल पहले स्कूल बन गई थी, कन्याशाला बन गई थी। यहाँ पे जो लेडीज़ को एजुकेशन नहीं मिलता था वो दांता में अपना चालू कर दिया था। जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, जैसे पुराने ज़माने में छतरी बनती है, जब राजा महाराजा गुजर जाते हैं तो उसकी एक छतरी बनती थी। मेरे ग्रैंडफादर छतरी नहीं स्कूल बनाई है। तो सर भवानी सिंह विद्यालय आप शायद देख सकते हैं, सर भवानी सिंह विद्यालय रोड पे ही है, और वहाँ पे भवानी सिंह जी की स्टैचू भी लगाई हुई है। मतलब महाराज साहब जो राज्य के लोग थे उनको शिक्षा के प्रति भी जागरूक करते थे। इसके अलावा एक अंगत सवाल करना चाहूँगा, अगर आप सर जवाब देना चाहे तो, कि सुनने में बहुत कुछ टाइम पहले, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसमें मुझे कई बार रील्स में देखा गया था, मैंने बहुत बार देखा था कुछ टाइम पहले कि भैया अंबाजी मंदिर की इनकम के लिए केस चल रहा है। हाँ, जवाब दे सकते, क्यों नहीं दे सकते। तो इस पर क्या हुआ था, जैसे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अपने स्टेट्स मर्ज कराए थे, जो अपने दान की जो स्टेट्स हमारी ज़मीनें थी, उसमें उनने बोला था एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लिस्ट बनाइए आप, जो आपकी एक लिस्ट हक होता है आपका, जो राजाओं ने, सब राजाओं ने, हर एक जो थे 552 स्टेट थे, सबने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी लिस्ट बना के दी थी। और उसमें एग्रीमेंट हुआ था कि यस हम एग्री करेंगे ये और आपको इतना सालाना मिलेगा, और आपके जो भी चीज़ें हैं वो रखनी है, और जो बाकी देना है दे दिया अपने सरकार को। उस लिस्ट के हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी टेम्पल में अंबाजी मंदिर है हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में दिखाया गया था। बट जो भी उस टाइप पे केस हुआ, डिफरेंस हुआ,
सरकार ने हमसे ले लिया था, उसके लिए अब कोर्ट में चल रहा है मैटर अभी भी। बट पूजा राइट्स अभी भी जो अष्टमी का हवन होता है, जो होता है वो अभी भी जो 40 पीढ़ी से चलता रहा है, वो भी सरकार इतनी कृपा हमको करने दे रही है। मतलब मंदिर की इनकम, मंदिर की इनकम टोटली सरकार के पास है। स्टेट टाइप जब से सरकार ने लिया तो मंदिर 1948 से हमसे नहीं लिया गया था, मंदिर हमारे से 60s में लिया गया है। जी ये सवाल पूछने का मेरा सबसे बड़ा यही सवाल था कि आजकल जो सोशल मीडिया में चल रहा है, लोग ये कहते हैं कि भैया मंदिर का 1/4 हिस्सा राजघराने में जाता है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि नहीं, जो सुनते हैं वो सत्य नहीं होता है। बिल्कुल, जो सुनते हैं वो सत्य नहीं होता है, सब सच नहीं होता नहीं है। होता है। और इस हिसाब से मतलब जो मंदिर की जो टोटल इनकम है वो सरकारी खजाने में जाती है। टोटली सरकारी खजाने में जाती है। और उसमें तो बीच में विवाद भी हो चुका है। आपने शायद घी का हो गया था, चिक्की विवाद हो गया था, परंपरा चेंज, उसमें लोगों का काफी आक्रोश भी रहा है। हाँ, तो अपने वो भी सोशल मीडिया में बहुत आया है, तो वो मतलब वो सब हुआ है। बट अब जैसे एक आपको एक बात बताता हूँ मैं, अपनी माँ होती है, दूसरे की माँ तो पराई होती है। तो जितने अपने जो यहाँ के लोग हैं जो अपनी माँ से प्रेम करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, पर इतना नहीं कर सकते। वो बाहर के सरकारी कर्मचारी आते हैं, वो थोड़ा बहुत लालच खा जाते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था इतनी है, सोना इतना चढ़ता है मंदिर में, सब कुछ चढ़ता है, तो वो है ही डेफिनेटली है। पर हमारे को कुछ नहीं मिलता है मंदिर से। सही। मतलब देखा जाए तो जो बात सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचती है कि भाई 1/4 हिस्सा राजघराने में जाता है, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। इसका सत्य के साथ कोई लेना देना नहीं है। राजघराना का केवल जो उनके अधिकार थे, यानी कि हवन और इसके सिवा पूजा का जो अधिकार थे वही सिर्फ अधिकार उनके पास है। महाराज साहब, अब मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहूंगा। ये सवाल कई टाइम से मेरे मन में चल रहा है, और इसके अलावा ये प्रोजेक्ट का स्वप्न जिन्होंने देखा था, यानी कि मानसा स्टेट से वनराज सिंह रावल, जिनको लाखन सिंह बापू के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि मुझे 562 रजवाड़े यानी रियासत को पूरे विश्व के सामने ले जाना है। बहुत साल पहले उन्होंने मुझे ये बात बोली थी। तब मुझे लगा था कि शायद ये बोलने में आसान है, करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब मैंने इसकी शुरुआत की तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबके साथ कांटेक्ट बनाना, उनके पास जाना, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत करना। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वनराज सिंह रावल ने हार नहीं मानी, और इसी की वजह से आज मैं अपना पहला एपिसोड आपके साथ बना रहा हूँ। लेकिन उन्होंने इस बीच एक बात बोली थी कि जो रजवाड़े थे और अभी जो लोकशाही है, मतलब राजाशाही और लोकशाही, इसके बीच में सबसे बड़ा एक डिफरेंट है कि उनकी सत्ता करने के जो मतलब सबके अलग अलग होते हैं। जैसे लोकशाही में अभी जैसे आप देख रहे हो, सरपंच की चुनाव होता है, एमएलए का होता है, उसके बाद सीएम का, पीएम का, सब अलग अलग होता है। राजाशाही में सिर्फ एक राजा था जिसके पास सारी पावर्स थी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सबसे अच्छा शासन किसका रहता? दांता में क्या सब जगह गिरा के? मैं दांता में भी जानना चाहूंगा और टोटल 562 रजवाड़े में भी जानना चाहूंगा। अभी देखते जाइए तो आप सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज में थोड़ा करेक्ट करूंगा, खाली राजा का प्रॉपर पूरा पावर नहीं था, राजा को भी सुधारने वाले काफी लोग थे नीचे उसके। जैसे हमारे यहाँ पे दीवान साहब होते थे, दीवान साहब के नीचे कोठारी होगा, कोठारी के बाद ठाकुर साहब होते हैं। हर एक जो गाँव के, जैसे दांता में अलग अलग गाँव हैं, कोठड़ियाँ होती हैं, तो वो सब भी अपने राजा को इन्फ्लुएंस करते थे, वो सब अपना गाँव चलाते थे। ये भी पूरा एक सिस्टम बना हुआ था। जैसे आपने बताया कि गांव में सरपंच होता है, ऐसे उस गांव का ठाकुर साहब उस गांव का सरपंच, फिर उससे ऊपर दीवान साहब, फिर ऐसे करके कोठड़ियाँ होती थी और उसके हिसाब से चलता था सिस्टम। अभी के काल में अगर दांता की बात करें तो रिसेंटली तो सर भवानी सिंह जी जो राजा थे, उनका अपने सब बहुत तारीफ करते हैं, हमने KCS, गुड गवर्नेंस, सब कुछ किया हुआ था। दूसरा मैं तारीफ करूंगा भावनगर राज की, डेफिनेटली, क्योंकि भावनगर जो दरबार थे, उनने पहले जो इंसान थे जिनने इस भारत की नींव रखी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलके बाकी सब रजवाड़ों को तैयार किया कि आप भारत में हिंदुस्तान बनाइए। अगर हम लोग इकट्ठे नहीं होते तो हिंदुस्तान की शायद निर्माण नहीं होता। तो उनका तो डेफिनेटली मैं गवर्न करूंगा। दूसरा मैं बोल सकता हूँ बड़ौदा स्टेट, बिकॉज जिसने अपना संविधान लिखा, जो एक क्या बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बट एक नीची जाति के इंसान थे। मतलब जो अपने उस जमाने में ऊंच नीच जाति बहुत होती थी, हाँ, भेदभाव थे। तो
उनको पढ़ाया, एजुकेट कराया, वो बड़ौदा स्टेट ने कराया है और अपना संविधान उन्होंने लिखा है, तो बड़ौदा स्टेट डेफिनेटली एजुकेशन में आगे था और बड़ा भी स्टेट था, सबसे बड़ा स्टेट आई थिंक गुजरात में बड़ौदा ही है। तो बड़ौदा स्टेट का गवर्नेंस बहुत बढ़िया था, भावनगर का बहुत बढ़िया, और ऐसे तो अब सभी रजवाड़ों का स्टेट बढ़िया ही था, क्योंकि आज की तारीख में जब अपने इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स के ऊपर हो चुके हैं, तो अभी आप कहीं भी जाइए, गांव में जाइए, कोई भी जैसे छोटे से छोटा मानसा स्टेट ही लीजिए, या फिर जैसे रावल साहब है अपने, या फिर पालनपुर तब कोई है नहीं, बट आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, वहाँ पे आज की तारीख में भी लोगों को आपकी तरफ रिस्पेक्ट है और वो आपको सामने निकल के आता ही है। वो आपके सामने हाथ भी जोड़ते हैं, आपको नमस्कार भी करते हैं। जैसे हमारे जब ये अष्टमी का हवन होगा तो हमारे साथ जुड़ेंगे भी। बेस्ता बरस होता है जिस दिन अपने गुजराती न्यू ईयर होता है, उस दिन पूरा गांव मिलने भी आता है। तो जरूर लगाव है, इसलिए अपने इनका सबका है। तो मेरे हिसाब से तो यार कोई खराब स्टेट तो नहीं था। हाँ, एक दो शायद होंगे तो होंगे, ज्यादा मेनली अच्छे ही थे, और जो खराब थे उनके ऊपर तो मोस्टली तो ब्रिटिश ने राज ले लिया था। अगर आपका गवर्नेंस खराब था तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, उनके ऊपर ले लेते थे, कब्जा कर लेते थे, कब्जा कर लेते। तो वो तो ऐसा कोई बचा ही नहीं था। महाराज साहब, एक और सवाल मैं करूंगा आपसे कि अगर फिर से वही रियासत, वही रजवाड़े, वही राज वापस मिले, तो क्या जो भी राजा है उनके वंशज है, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या फिर से वो वही समय, वही दौर लाना चाहेंगे? दौर और समय जब बीत जाता है ना, तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो जो अभी समय है, जो राजाशाही जो समय बीत चुका है, वो चला गया है। अभी ये मॉडर्न जनरेशन है, मॉडर्न ज़माना है। आपको जो आज की तारीख में जो मॉडर्न ज़माना है, उसके हिसाब से आपको जीना है। और मैं तो मेरे सब भाइयों से यही कहूँगा कि देखो, राज था तो भी अच्छा था, और राज की वजह से हम लोग हैं, हमारे को मान सम्मान है। वो चीज़ 75 ईयर्स पहले जा चुकी है। सब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे मेरे ग्रैंडफादर, मेरे परदादा साहब, इनने वो चीज़ें उन्होंने दे दी और हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है। हाँ, अगर राजपूतों ने या दरबारों ने, अलग दरबार भी, जैसे पटेल का स्टेट, पाटली पटेलों का स्टेट है गुजरात में, आपको शायद नहीं पता होगा, अलग अलग मुस्लिम स्टेट्स भी बहुत हैं। अगर उस जमाने में साथ में नहीं मिलके चले होते तो अखंड भारत का निर्माण ही नहीं होता। और आज से नहीं, ये वर्षों से, पीढ़ियों से चलता है। क्योंकि जब विक्रमादित्य से बात करो तो सम्राट विक्रमादित्य का राज बहुत बड़ा था, विस्तार में था। राजा भोज का भी राज बहुत बड़ा था, उनके साथ भी बाकी सब राजा थे, छोटे छोटे राज्य। ऐसे हम हैं। अब संविधान बदल चुका है। हाँ, डेफिनेटली एक मैं आपको पॉइंट मैं देता हूँ, इसमें से अलग से थोड़ा देता हूँ जी। जो सरदार पटेल साहब ने, आयरन मैन जिसको बोलते हैं, जिसकी सबसे बड़ी इमारत बनी है, वो उनने जो लिख के, उस टाइम पे डॉक्टर मेनन थे, तो जितने भी अपने स्टेट जो 562 स्टेट जो मर्ज हुए और सब साथ में हुए अखंड हिंदुस्तान बनाने में, उसमें आप सरदार पटेल जी की सही देखोगे या डॉक्टर मेनन की सही देखोगे? मेनली इन दोनों ने ही करा था। डॉक्टर मेनन का नाम इतना मेंशन होता नहीं है बिकॉज वो IAS ऑफिसर थे। एंड जो उनने वादे किए थे, जो हमसे जब कुछ कोई आपसे कुछ चीज़ देता है, तो जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए, उसका दुख है। और उसमें तो सरदार पटेल की भी इंसल्ट हुई है डेफिनेटली, क्योंकि आयरन मैन तरीके उनने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर तरीके उनने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। वो इमरजेंसी लगा के हमारे से जो हमारे राइट्स छीने गए, उसका आघात खाली हमको नहीं हुआ है, 552 रजवाड़ों को तो हुआ ही हुआ है, साथ में जो आदमी साथ में काम कर रहे थे उनको हुआ है। आपको मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से 1948 में अगर हमारा प्रीवी पर्स 90,000 था दांता का, तो 90,000 प्रीवी पर्स में लगभग आपके यहाँ पे 50 से 60 आदमी काम करते थे। और वो खाली प्रीवी पर्स से काम नहीं करते थे, बाकी भी खेती बाड़ी ये वो सब, लैंड सीलिंग एक्ट आया, ये एक्ट आया, सब काम करते थे। उनकी सबकी रोजगारी चली गई। तो मतलब खाली एक परिवार को इफेक्ट करने से जब हजारों का नुकसान होता है तो वो गलत चीज होती है, और वो वही है। सिर्फ मेरी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम बोलती है कि भाई जो रजवाड़े, आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि भाई कोई ये बोलेगा कि आपका 500 का नोट है, मुझे दे दीजिए, तो शायद हमारा जी ना चले। जहाँ 500 या 1000 रुपये ना दे सके, वहाँ राजा महाराजाओं ने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे रजवाड़े दान कर दिए। तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम ये चाहती है
कि उन रजवाड़ों का म्यूजियम बने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सरकार बना रही है म्यूजियम, एक्चुअली सरकार बना रही है म्यूजियम, शायद आपको ये पता नहीं होगा, बट जहाँ स्टैचू बनी है सरदार पटेल की, उसके लिए हमारी 2-3 मीटिंग भी हो गई है गवर्नमेंट के साथ। तो जो कर रही है सरकार उसके बाद विरोध में मैं जा नहीं सकता हूँ, बट इसमें ऐसा है कि जो लोकेशन था वो चेंज किया हुआ है, लोकेशन भी चेंज कर दिया है, उनका मैप्स का प्लान भी आया था, वहाँ से गवर्नमेंट ऑफिस से कॉन्टैक्ट भी किया था, टोटली अलग लोकेशन में उनका म्यूजियम बना रही है। पर अब एक बात है, वो म्यूजियम तो बनेगा तो सही, हम क्या दे पाएंगे उस म्यूजियम में? हमारे पास तो हाँ वो तो दे दिया सब कुछ, तो अब वो एक वो है। हाँ, पर खाली इतना लिख सकते हैं कि जो डिक्लेरेशन एक्ट था और उसमें इन इतने रजवाड़ों ने उस टाइम पे किसने साइन किया, उनकी फोटोग्राफ लगा सकते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं। जैसे कि सर आपने एक बात बताई मुझे कि बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे और जो नहीं निभाए, और उसका दुख ना केवल आपको, सभी को है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल में बता सकते हैं आप? एब्सोल्युटली सर, बता सकते। जैसे आपने आपके प्रीव्यू पर सबसे पहले तो सालियाना जिसको बोलते थे वो मिलने वाला था, फिर आपके लैंड सीलिंग एक्ट में आपके नहीं थे, जबकि जो प्राइवेट फॉरेस्ट थे वो आपके पास थे, खेती जमीन में जो आप रखना चाहते थे उतने आप रख सकते थे, सर्टेन अमाउंट, बट जितना रख सकते थे उसका एक ऐसा नहीं था। हथियार, वेपन्स, अब रजवाड़ों में पहले सबको अपने हथियारों का शौक था, तो उस टाइम पे जैसे मेरे फादर का एग्जांपल देता हूँ मैं, उनके पास 30 हथियार रखने की लिमिटेशन थी। अब ये सब चीज़ें जो आपके एक प्रेशियस बहुमूल्य चीज़ें थी, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब एक चीज़ है कि एक कैनन, तोपें, अब तोपें हमने तो डिस्पेंडिंग कर दी, वो तो एक शो पीस बन गए, म्यूजियम जैसे बन गए, बट एक लगाव होता है कि जिसके लिए अपने लोगों ने जाने दिए, जहाँ जहाँ अपने माता जी की रक्षा करने को आया या फिर अपने कहीं भी कभी भी हमला हुआ आम जनता के बचाने का ही है, तो उस टाइम पर हमने तोपें यूज़ करी हैं, बंदूकें यूज़ करी हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, वो हमको निकाल देनी पड़ी। तो आघात तो होगा ही थोड़ा, तो अब 30 से 3 पे लिया है तो बहुत फर्क पड़ता है। सही है। जमीनें बहुत, जो हमारे भायात है, मेरे अंकल्स हैं, ग्रैंड अंकल्स हैं, उनने सबने अपनी ज़मीनें बहुत खोई हैं लैंड सीलिंग एक्ट में। सो सर्टन चीज़ें लाए और जो डेवलपमेंट था उस टाइम पे, जैसे शायद आपने सुना होगा कि दांता में अभी रेलवे लाइन बन रही है, और ये जा रही है, आबू रोड साइड ज्वाइन हो जाएगी, पूरी नई रेलवे लाइन का काम चल रहा है। ताबड़ तो बहुत अच्छे से चल रहा है काम, पर ये तो प्लान भवानी सिंह जी बाप जी उस टाइम पे लाए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास किया था और पास भी हो गया था। तो मतलब सरकार को वापस आके 70 ईयर्स लगे ये वापस वो करने के डेवलपमेंट जो उस जमाने में हो रहा था। तो ऐसी बातें हैं, थोड़ी बहुत है। मतलब जो सरकार काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, मना नहीं, लेकिन सर हर एक सरकार में काम करने में अच्छाई भी और बुराई भी है। कांग्रेस गवर्नमेंट देखो, अगर उसमें मैं 10 बुराइयां निकालूंगा तो 2 अच्छाई तो निकालनी पड़ेंगी। श्योर। भाजपा सरकार है अभी, भाजपा सरकार देखो, अगर मैं 10 बुराइयां निकालूंगा तो अभी 2-3 अच्छाइयां तो निकालनी पड़ेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में जो नेटवर्क है, रोडों का नेटवर्क है, वो बहुत बढ़िया कर दिया है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो गई है, बट उसमें जो बारिश में खड्डे पड़े वो बुराई है, कनेक्टिविटी करी है पर जो खड्डे पड़े वो बुराई है। तो दोनों साइड से देखो आप। सही है। सर मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि जो रजवाड़ों का टाइम था, जब हम सब जानते हैं नॉर्मली कि वहाँ उस टाइम भी युद्ध, एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करता था, राज्य छीने जाते थे, तो उसके बारे में, मतलब जो राज्य छीना जाता था किसी राजा से, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता था, वो राजा की भूमिका वहाँ पे क्या होती थी? अगर आप हार गए युद्ध तो आप धकेल जाओगे वहां से, तो वहां से आप निकलो और किधर आपकी राजधानी सेट करो आप, और जो आपसे कमजोर है उस पर आक्रमण करो। शुरुआत में तो ऐसा ही था, फिर स्टेबल होने लगा। जैसे जब अपने बड़े बड़े रजवाड़े बने, जैसे मराठा साम्राज्य, लेटेस्ट जो युद्ध किया मराठा साम्राज्य ने किया है, और मराठा साम्राज्य दिल्ली तक पहुंच गया था। बाजीराव जो अपने इतने महान योद्धा थे वो दिल्ली तक पहुंच गए थे, तो मराठों का युद्ध था, तो उनने भी क्या किया, जैसे दांता के ऊपर टेक ओवर किया, तो हमने युद्ध नहीं किया, हम मान लिया हमने कि आप हमारे से बड़े हो, हमको युद्ध नहीं करना है, हमारी एक चौथ ले लो, तो हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमारे से इनकम लेते वो। ऐसे के ऐसे बाकी अंग्रेज भी वही करने लगे, और अंग्रेजों का आने का कारण बहुत अलग था। आपने शायद कृष्णदेव राय का नाम सुना होगा जी। सो कृष्णदेव राय विजयनगरम के राजा थे, राजा थे, और उनने उड़ीसा पे चढ़ाई करी थी।
तो उनने फर्स्ट टाइम पोर्चुगीज जो अपने पुर्तगालियों की मदद ली थी। वहां से ये चालू हुआ, ये सिस्टम चालू हुआ कि अपन अंग्रेजों की मदद ले, फिर अपन पैसे ना चुका सके तो फिर उनका राज आ जाता था, उनको जागीर दे देते थे। जागीर देते। वो जागीर से धीरे 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 बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान पे राज करने लगे ऑलमोस्ट। सर दांता में आप 40वीं पीढ़ी है, हाँ, तो अगर उसके बारे में कुछ आप मुझे बता सके विस्तार से। सो 1100 जसराज परमार से अपन स्टार्ट करेंगे। जसराज परमार से मेरा 40वां नंबर है। फादर टू सन राज करता है। हाँ, ब्रदर्स हैं ऑब्वियसली, भाइयात तो सबके होते हैं, बट मोस्टली एल्डर ब्रदर को राजगद्दी मिली है। अमुक जगह ऐसा भी हुआ है कि छोटे भाई को राजगद्दी दी गई है। शायद दांता का लीनियज में यह है कि हमने कभी अडॉप्शन नहीं किया, कभी कहीं से भी, मतलब किसको गोद नहीं लाए। माता जी की कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे कुल में लड़का होता ही आया है। और ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं हुई, लड़कियां भी बहुत हुई हैं, अच्छे अच्छे स्टेट में शादियां हुई हैं लड़कियों की, बट लड़के होते हैं और माता जी की सेवा में हाजिर रहे। महाराणा साहब, एक और बात ये जानना चाहूँगा कि आप दांता स्टेट की 40वीं पीढ़ी है, तो इसके पहले जो पीढ़ियाँ थी उनके बारे में मुझे कुछ विस्तार से जानने को मिल जाए। सबसे पहले तो मैं जसराज परमार की बात करूंगा, जिसने अपने हमारा यहाँ पे अस्तित्व बनाया। तो जसराज परमार जो यहाँ पे माता जी को लेके आए, माता जी को लेके तो नहीं आए, माता जी तो आसमान से, मतलब जब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती माता के टुकड़े करे, दिल यहाँ पे गिरा, इसलिए शक्तिपीठ बने हैं। बट जब उस मंदिर का टोटल विध्वंस हो चुका था, आक्रमणकारी थी, जैसे सोमनाथ का हुआ, सब जगह हुआ, तो जसराज परमार ने यहाँ पे आके चंद्रावती में रह के ये मंदिर का निर्माण किया 1100 सदी में। 1136 में इस मंदिर को पूरा किया। और जब से अपने दांता स्टेट में तरसंग भी आ गया उसके पहले, तो चंद्रावती, तरसंग और दांता में हम 40वां होंगे। तो 3 जगह 3 राजधानियां हो गई है उसमें, अलग 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 अलग। मतलब महाराणा साहब, जो एक स्टोरी आपने, मैंने पहले भी बात की उस हिसाब से कि एक पुरानी स्टोरी चलती है, अभी सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग में, कुछ शॉर्ट फिल्मों में चलती है कि महाराज साहब आ रहे थे, माता जी उनके पीछे आ रहे थे, उनकी पायल की आवाज़ बंद हुई और वहाँ पे वो विराजमान हो गए। इस बात का, ये स्टोरी हो चुकी है, ये दंत कथा है, ये सच्ची बात है। पर ये दंत कथा है कि सच्ची बात है मुझे पता नहीं है जी, बट माता जी की मूर्ति डेफिनेटली हमारे साथ चल रही थी, जो अभी भी मेरे दरबार में है जी। वो चलित मूर्ति है। जहाँ जहाँ हमारी राजधानी हुई है वहाँ वहाँ यह मूर्ति को साथ में लेके आए। तो पहले माता जी आते हैं, फिर वहाँ पे राज बसता है, राज परिवार बसता है उस जगह पे। तो अब और वो भी पब्लिक के लिए मंदिर खुला ही है, आप शायद वहाँ पे जाइए, दर्शन भी करना और मूर्ति का भी फोटो ले सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अंबाजी में यंत्र है, अंबाजी यंत्र पूजन है, यंत्र पूजन। और ये मतलब आप देख लीजिए 1101 से जो पूजा चालू है, हमारा परिवार करता आ रहा है। उसके पहले ही परमार ही पूजा करते थे, और बीच में शायद और कोई आया होगा, चौहान आए होंगे या सोलंकी आए होंगे, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट यार जब से ये करते आ रहे हैं, ये पूजा का अधिकार एक मान्यता है। और इसमें गाने और स्टोरी तो सही बात है कि गब्बर पे उनका रथ फंस गया था राजा का। आज के तारीख पर भी वहाँ पे माता जी के चरण के निशान है और रथ के भी निशान है। पर अब गब्बर साइंटिफिकली देखना जाओ आप, अगर आप लॉजिकली सोचते हैं, तो गब्बर ऐसी जगह है जो पर्वत है माता जी के ग्राव में, आप कोई भी दिशा से चल के आओगे तो रात को आपको गब्बर दिखेगा। तो इसलिए वह माता जी की जोत जलती है। तब रात को कभी भी कहीं पे, अब तो लाइटें इतनी हो गई कि वो जोत का महत्व नहीं रहा है, वो गायब हो गया। पर पुराने जमाने में वो जोत आपको कोई भी दिशा से चल के आओ, वो आपको जोत दिखती थी, तो आपको पता है कि आप माता जी के स्थान पहुंच रहे हो। एक मान्यता वो है। आपसे मैं दूसरी बात करूंगा तो भादरीपुरम की बात करता हूँ मैं। सबसे पुराना संघ है जो लाल झंडा संघ है, जो अब लगभग 180 साल से यहाँ पे 180 साल से यहाँ पे आ रहा है। वो भी आज की तारीख में वही पुराना रूट लेके आ रहा है। जैसे अहमदाबाद में जब प्लेग हुआ था तो वहाँ के नगर सेठ थे, उनने 4 ब्राह्मणों को भेजा था चलते हुए, तो वो भी अपने आ रहा है। और वो भी आज की तारीख में हमारे यहाँ दरबार में दर्शन करता है, जो माता जी की मूर्ति है। यहाँ गरबे गाते हैं, फिर वहाँ से अंबाजी जाते हैं, अंबाजी में ध्वजा चढ़ाते हैं, अंबाजी के दर्शन करते हैं और गब्बर को दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। तो अब ये 3 करो, मतलब गब्बर ऊपर, मर्जी सबकी, ऊपर जाओ तो बहुत बढ़िया है, बट अगर गब्बर के बाहर से आप हाथ जोड़ लो नीचे से जोत के और दोनों मंदिर करो, तभी आपके दर्शन पूर्ण हो जाएंगे। सही बात है। वो है। महाराज साहब, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर सिर्फ अभी एक बात और बताइए कि सर, महाराणा साहब, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी,
यानी कि 562 रजवाड़ा रियासत, वहाँ पूरे भारत का भ्रमण हम करेंगे। सभी रजवाड़े कुछ मिलेंगे, कुछ जो अभी नहीं है वहाँ पर भी जगह की सिर्फ धरोहर मिलेगी वहाँ की हमें। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में आप अगर कुछ बता सके हमारे दर्शकों को। ये सबसे पहले तो आपने शुरुआत गुजरात से करी है, तो सबसे ज़्यादा रजवाड़े गुजरात में थे। हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो वो है। और दूसरा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब रजवाड़ों को अभी भी आप लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए अब लोग हैं। और इनफैक्ट आप मेरे को तो आपको सबको धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने आके अपना समय यहाँ पे दिया और हमारा इंटरव्यू लिया। और जितना लोगों को बात जो पता नहीं है वो अमुक रजवाड़े बता पाएंगे। मैं जिनको जिनको जानता हूँ मेरे हिसाब से तो सभी आपको बता पाएंगे, और मैं आपको उनका थोड़ा कांटेक्ट करने में मदद करा दूंगा आपकी, जो है अवेलेबल है। और बाकी आप कोशिश करिए। 562 तो मेरे हिसाब से पूरे नहीं होंगे, बट मेरी आशा ऐसी है कि अगर आप 500 भी कवर कर लेते हैं तो बहुत बड़ा एक वो हो जाएगा। सही है। मतलब जितना मेरी यही है विचारधारा है कि मेरे से जितना हो सके। कुछ रजवाड़े ऐसे भी थे महाराज साहब, जैसे कि 562 है जो सरकार को दिए गए थे, दान दिए गए थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे जिनकी सर लिस्ट में नहीं है। लिस्ट पे नहीं होंगे क्योंकि उसका कारण आपको बताता हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो किसके अंडर आते थे, आप समझे। और अमुक जो है वो अपने पहले किसके अंडर थे फिर इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे आप अजमेरा का पूरा एरिया गिन लो, वहाँ पे छोटे जागीर है, वो किसके अंडर नहीं आती है, और वो अलग हो गया। पृथ्वीराज चौहान गए दिल्ली पे राज करने, वो दिल्ली के राजा बने और उसके बाद पकड़े गए और उनकी हत्या हो गई वहाँ पे। तो उनके जो अंडर थे वो अलग हो गए और वो स्टेट नहीं बने, स्टेट न बने। ऐसे जैसे यूपी है। अब यूपी में आप देखने जाएंगे तो दांता स्टेट से बड़ी बड़ी जागीरें हैं, उनको राजा साहब बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया हैं, बट उनको स्टेट नहीं गिनते। स्टेट में गिनती नहीं, स्टेट नहीं, 562 में नहीं गिनते, रियासत तो थी वो, रियासत थी, तो वो एस्टेट्स में आ गए। इसमें आपको एनेक्स भी मिलेंगे, जैसे अपने झांसी वो एनेक्स कर दिया था अंग्रेजों ने, वो रजवाड़े भी नहीं आते। उस टाइम पे जो हाजिर थे, जो 562 आप जो बोल रहे हैं आप, वो जो उस टाइम में मौजूद थे उनका लिस्ट है ये, जो सरदार पटेल के साथ मिले। उसमें बगावत भी हुई थी, जूनागढ़ के अपने राजा अपने छोड़ के चले भी गए थे, यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे। वैसे तो है ही काफ़ी, है तो वो भी आता है, जूनागढ़ भी आता है स्टेट। हाँ, मतलब महाराणा जी बहुत सारे रजवाड़े ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में स्थित है अभी। क्या उनके भारत के साथ कुछ ताल्लुकात है या वो वहीं के धरोहर है? रिश्तेदारी है। जो हिंदू हैं तो हमारे हमीर सिंह जी जो हैं अभी जी, जो मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट में भी थे, और उनके सन करनी की शादी करनौता हुई है जयपुर में। करनौता छोटी सी है अपने जयपुर की जागीरी, उसमें भाई होटल बहुत बड़ी है उनकी। मेरे मित्र हैं उनके जो फादर इन लॉ हैं, उनकी शादी यहाँ हुई है। हमीर सिंह जी की दोनों बेटियों की शादी हिंदुस्तान में, एक बलरामपुर यूपी में हुई है और एक उतना तो मुझे पता है, बाकी एक की भी हिंदुस्तान में हुई है। तो ये मतलब रिश्तेदारी तो है, पर अब संबंध इतने अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो उस पर रिश्तेदारी में थोड़ा तकलीफ तो होती है। महाराज साहब, अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक किस्सा हुआ था, किसी बहुत ही जानी मानी प्रचलित पार्टी के एक अच्छे से नेता ने एक बयान दिया था। मतलब जो इस बयान से राजपूतों को, क्षत्रियों को काफी तकलीफ हुई थी, और वो बयान इतना ऐसे कि समझ सकते इतना भयानक था कि पूरे भारत में हर जगह पे जैसे दंगे जैसा हो गया था, लोग विरोध प्रदर्शन में उतर गए थे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो ऐसा बयान देना नहीं चाहिए जी, और जिसके मुंह से निकल गया, अब तो सोशल मीडिया वालों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उसको इतना वायरल नहीं कर देना चाहिए। उसको अपने वायरल करने में आया था, तो उससे ज़्यादा आग भड़की थी। और एक बात है, उससे अच्छी बात भी हुई कि क्षत्रिय एकता देखने को मिली आपको। देखने को मिली। आज एक साथ अगर आपको 7 लाख दरबारों को एकत्रित करना हो तो वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसने दरबारों ने, राजपूतों ने अपनी एकता दिखाई, क्षत्रियों ने, और इसका विरोध किया, बट उनने अपनी सीट छोड़ी नहीं। जो छोड़नी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वो एक वाकया हो चुका है, और अब उसके पीछे बहुत सारे क्षत्रिय गठबंधन नहीं बने, बहुत सारे लोग लाइमलाइट में भी आए।
ये तो चलता रहेगा, ये तो चलने ही वाला है, क्योंकि जब औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र को, जो अपन छावा भी कहते हैं, उनको इतनी खराब स्थिति में मारा था, तो ये शब्द सूचक तो कभी था ना, तो मराठा साम्राज्य के ऊपर पूरा था। जब अपने राजपूतों ने लड़ाई करते थे, अपने माथे कटा दिए सोमनाथ को बचाने के लिए, अंबाजी माता के टेम्पल को बचाने के लिए, जब भी ये सामने का युद्ध होते थे, तो वो तो इससे ज़्यादा आघात वाला ही था। ये तो चलो इसने कुछ बोल दिया, इनने कुछ बोल दिया, वहाँ तो आपके मंदिर, आपका घर, आपकी बहन बेटियों सबको ख़त्म कर देते थे। वो अपने सोचने की बात है। और कन्वर्जन, वो बहुत ख़राब चीज़ हुई थी हिंदुस्तान में, वो औरंगजेब के शासन में हुई थी, अकबर के शासन में नहीं हुई, जहांगीर के शासन में नहीं हुई, शाहजहाँ के शासन में नहीं हुई। तकलीफ खाली औरंगजेब के शासन में हुई थी। और जहाँ जहाँ तकलीफ होती है वहाँ उसका निवारण आ ही जाता है, रिप्लेसमेंट हो गया उसका। महाराजा साहब, अगर देखा जाए तो क्षत्रियों ने इस भारत की भूमि को, इस देश को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। सर मैं आपको एक इस पे करेक्शन करूँगा, मैं खाली क्षत्रिय नहीं, समस्त कौम ने, समस्त कौम अपना सब कुछ इस भारत देश के लिए दिया है। आपको मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दूंगा। क्षत्रिय एक लड़ने जाने वाली कौम है, पर उसको अन्न तो चाहिए ना, खाना तो चाहिए ना, चाहिए। तो उसके लिए पटेल कम्युनिटी, अपने किसान भाई हैं, वो आते हैं। माटला जो है ना, अपन मटका, पानी भरने के लिए मटकियाँ चाहिए, उस जमाने में मटके देते, तो अपने कुम्हार आ जाते हैं उसमें। हर एक जाति का अपना एक रोल था। खाली क्षत्रिय राजा, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जाति को भूल जाओ, वो सबको आप साथ में लेके चलते तभी आप राज्य कर सकते थे। सही बात है, अगर उनके बिना तो यहाँ पे राज्य था ही नहीं। इसीलिए राजा कहे जाते थे। इसलिए अपने आपको हर एक कौम के साथ जाना पड़ता है। जैसे अफगानिस्तान से हमारे यहाँ पे पठान आए थे जो तोप चलाते थे, वो जब तोपें आई तो उनके साथ वो आए और वो यहाँ ही बस गए और यहाँ के ही हो गए। तो वो कम्युनिटी में भी अपने उनके सामने जब मुस्लिम आए तो उनके साथ भी लड़ाई करी है, क्योंकि वो यहाँ के हो गए, यहाँ के हो गए। तो हर एक जाति ने अपना योगदान दिया हुआ है। तो बिना, हर एक जाति का अलग अलग काम था जी, तो उसके हिसाब से उनके साथ एक स्टेट बनता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। सही, मतलब इस भारत, कोई भी जाति के बारे में कुछ भी खराब बोल रहा, हाँ जी, वो सबसे बड़ी भूल है। बड़ी भूल है, सही बात है। क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ भी हमारे यहाँ के गरासिया जो भी अब हम राजपूत कहते हैं, गरासिया आदिवासी, ये सब लड़े थे। दांता स्टेट के साथ भी लड़े हैं वो साथ में रह के, तो उनका भी उतना योगदान है। मतलब भारत की भूमि में हर किसी ने अपनी ओर से जो जितना दे सका उतना दिया है और सबका समर्पण है, सबका समर्पण है। सही बात है। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने हमारे साथ यहाँ तक रहकर पूरा एपिसोड देखा है। और इसके अलावा 562 रियासत, जिसके 562 एपिसोड आएंगे और आप हमारे साथ बने रहे। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ये जो धरोहर थी, जो हमने भारत के एकत्रीकरण के लिए, भारत की एकता के लिए जो रजवाड़े दान दिए हैं, उसके बारे में, उसकी वीरता, उसके शौर्य के बारे में आने वाली पीढ़ी जाने और अपने संस्कार ना भूले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास महाराज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारा ये एपिसोड आज कंप्लीट हुआ है। और इसी पहले नौरता, पहली नवरात्रि और पहला एपिसोड हमारा हुआ है। और आपका बहुत बहुत आभार। आपको सबको नवरात्र की भी शुभकामनाएं। जी, और आज पहली नवरात्रि में माता जी के दर्शन करके जरूर जाना। ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि पहली नवरात्रि में हमें दर्शन करने को मिले। 100%।